जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग झारखंड के प्रीवियस ईयर का जो प्रैक्टिस सेशन देख रहे हैं उसके संदर्भ में आज चौथा आपका प्रैक्टिस सेशन है मैथ का। देखिए 3 हम लोग देख लिए हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी अभी तक देखे हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप पहले 1 से स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़िएगा, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप प्रैक्टिस सेशन देखें, जब भी देखिए आप, ठीक है, अपने साथ पेन पेपर लेके बैठिए ताकि सवाल को आप भी लगाइए। साथ साथ सवाल आया, वीडियो को पॉज मारिए, खुद से लगाइए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। नहीं समझ में आता है तब आप जाके सॉल्यूशन देखिए कि कैसे कैसे हम आपको समझाते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम हमेशा ध्यान रखिएगा। सेट नंबर 4 हम लोग टोटल 10 सेट देखेंगे। देखो झारखंड में जो भी एग्ज़ाम हुआ है अभी तक, ठीक है, परिस्थितियाँ चाहे जो भी रहा हो, क्वेश्चन का लेवल मैथ में ना मतलब मॉडरेट आप कह सकते हैं, टफ नहीं, मॉडरेट आप कह सकते हैं। तो हम इनको ना 100 से 150 सवाल में सिमट जाएगा। ये बहुत जाएगा तो 200-250 सवाल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है। इसके बाद हम लोग चैलेंजर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें से हर एक सेट में 20 सवाल आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। उसका नाम ही है चैलेंजर सीरीज। तो ये सेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा 10 सेट का, उसके बाद हम लोग लेके आएंगे चैलेंजर सीरीज। वहाँ पे एकदम अपडेटेड सवाल, नया नया सवाल, अभी जो हाल फिलहाल आ रहा है वो सारा का सारा सवाल होगा, उस पर भी काम चल रहा है, ठीक है। इधर थोड़ा सा कोर्स के बारे में समझ लीजिए। कोर्स के रिगार्डिंग किसी भी तरीका का अगर आपको पूछताछ करना हो तो 7909004902 पे कॉल कर लीजिएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी जो है, अभी हम लोग 2 कोर्स लॉन्च किए हैं, एक मैथ प्लस रीजनिंग का और अभिषेक सर कैप्सूल सीरीज 2.0 इंडियन जीके का, जीके जीएस, इसमें सारा कुछ आ जाएगा। ये दोनों का दोनों न्यू बैच है, ठीक है, ये न्यू बैच है, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। ये आपका न्यू बैच है, दोनों का दोनों, ठीक है। आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, अपने देखिए अपने ज़रूरत के हिसाब से खेलिए। अगर आपको मैथ रीजनिंग की आवश्यकता हो तो आप मैथ रीजनिंग लीजिए। अगर आपको कैप्सूल सीरीज 2.0 की आवश्यकता हो, मतलब जीके जीएस का, तो आप सिर्फ इसको लीजिए। अगर आपको दोनों चाहिए तो आप 3rd नंबर पे आइए, मैथ रीजनिंग प्लस कैप्सूल प्लस पिछला वाला बैच भी आपको मिल जाता है, ये भी आपके लिए है। अगर आपको मैथ रीजनिंग के साथ बीओडी चाहिए, पिछला वाला बैच, तो आपको ये भी आपके लिए अवेलेबल है। आपके आसपास में बहुत लोग हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम में बैठेंगे तो भाई आपके लिए भी है। रेलवे में आप बैठ रहे हैं तो भाई उनके लिए भी है, सबके लिए है। आप जाके अपने हिसाब से बैच को परचेज कर सकते हैं। परचेज करने से पहले एक बार फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि सर हम इस बैच में इनरोल होना चाहते हैं, क्या क्या है। और मैथ के रिगार्डिंग किसी भी तरीका का समस्या हो तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके, मेरा नंबर लेके आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी सवाल, कोई भी चैप्टर जो हम आपको अभी तक पढ़ा दिए हैं, जैसे कि एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, आपका ट्रिगो हो गया, अलजेब्रा है, तो किसी भी चैप्टर में जो हम अभी तक नया वाला बैच में, ये लेटेस्ट बैच जो है, इसमें किसी भी तरीका का समस्या हो तो आप इस नंबर पे एक बार बात करके मेरा नंबर ले लीजिए और आप हमसे बात कर लीजिए। देखिए समस्या का समाधान समय रहते हो जाने में ही भलाई है। अब एग्ज़ाम से पहले पहले आप अगर कंफ्यूज होने लगेंगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। एकदम ये इस कंटेंट एकदम अपडेटेड है, एकदम नया नया सवाल है। इसके साथ साथ आपको नोट्स भी दिया जाता है हर एक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के लिए, आप सब कुछ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो सेशन कंप्लीट अटेंड करना है आपको शुरू से लेके आखिरी तक, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का बाद जहाँ तक है वो आपके जिम्मा में है। अच्छा लगेगा लाइक मार देना, कुछ कमी होगा ज़रूर लिखना, अगर कुछ कमी लगे तो उसको ज़रूर लिखना कि सर ये समस्या है आपके साथ, हम उसको सुधार करेंगे। पहला सवाल एकदम आसान सवाल है, ठीक है। हम आपको क्या बताएं कि सवाल का लेवल ही एकदम मॉडरेट है, भले आगे जाके बढ़ा देगा वो अलग बात है, हाँ,
लेकिन दरोगा में मतलब बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, चैलेंजर सीरीज में उसका लेके आएंगे, इसमें दरोगा को छोड़ के, ठीक है, एकदम मॉडरेट लेवल का सवाल। बाकी दरोगा का जो परीक्षा हुआ था ना, उसमें बहुत अच्छा सवाल पूछा था, और बहुत मतलब बेसिक गजब का सवाल पूछा था। वैसा सवाल ना एकदम एसएससी के लेवल को मैच करता है, और कोई सवाल इतना बेसिक था कि उसके लेवल से भी ऊपर था। मतलब एकदम बेसिक रहेगा, नॉलेज रहेगा, तभी आपसे वो सवाल बनेगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, कहता है कि इफ़ √6 - √2 अपॉन √6 + √2 इक्वल टू a + b√3 है, तो a + b का वैल्यू क्या है। ये सवाल ना कंपैरिजन वाला है, इधर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। a + b√3 जिस फॉर्मेट में है, उसी फॉर्मेट में इसको कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा। अब देखो इसका तरीका क्या है, तो आप कहेंगे सर ऊपर नीचे रेशनलाइज करना होगा। तो नीचे क्या है, नीचे है आपका √6 + √2, यही है ना, √6 + √2। हाँ, तो इसको रेशनलाइज करेंगे √6 - √2 से ऊपर नीचे एक बार लिख ही देते हैं। तो ये है आपका, आप इसको एक स्टेप में भी कर सकते हैं, √2 अपॉन √6 + √2, इसको रेशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे √6 - √2 अपॉन √6 - √2। ठीक है, बराबर ये चीज़ है। ठीक है, अब देखो नीचे हमेशा क्या बनता है, a² - b², a + b × a - b, a² - b²। तो सर नीचे क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, नीचे मेरा बन जाएगा a² - b²। a² मतलब √6 का स्क्वायर 6 आएगा, b² मतलब √2 का स्क्वायर 2 आएगा, और 6 में 2 गया तो नीचे आपका क्या बचा सर, 4 बच गया। ऊपर देखो, ऊपर क्या आया, a - b × a - b, यही ना दिख रहा है, √6 - √2 × √6 - √2 मतलब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो कैलकुलेट करके लिखना हमेशा, ये चीज़ ध्यान देना, सवाल आसान है, कैलकुलेट करके लिखना हमेशा। तो a² मतलब √6 का स्क्वायर 6 + b² मतलब √2 का स्क्वायर 2, तो 6 और 2 8 लिखेंगे, -2ab। अब देखो -2ab यही ना होगा भाई, 2 × a √6 × √2 कितना हो जाएगा, √12, यही ना होगा, √12। अब सर इसको भी कैलकुलेट करो ध्यान से, √12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 = 12, मतलब 2 बाहर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4√3, क्या हो जाएगा, 4√3। अब देखो 8 - 4, यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, देखो तो 4 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो ये 4 और ऊपर वाला 4 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से जैसे ही 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पे आपका बच जाएगा 2 - √3 बराबर क्या दिया है, यहाँ पे माइनस है कि प्लस है, एक मिनट, हाँ ठीक है, a + b√3। अब ध्यान दो सर, a की जगह पे क्या है, 2 है, तो a का वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे। अब देखो b√3 है, यहाँ पे √3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोले सर सही बात है, तो b का वैल्यू क्या आएगा, बोलेंगे सर -1, और दोनों को जोड़ना है तो 2 - 1 माइनस प्लस 2 और 1 3, आपका क्या हो जाएगा, सीधा उत्तर हो जाएगा। अच्छा जोड़ना है ना, जोड़ना है तो घट जाएगा ना, 1 आपका उत्तर हो जाएगा। देखो 2 + -1 यही ना है, क्या हो जाएगा, 1 आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। इसमें कैलकुलेशन देखिए, हम आपको सिखाने का कोशिश करते क्या है कि ना, कैलकुलेशन को कैसे आप जल्दी से निपटारा कर सकते हैं, चाहे कितना हो बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन हो, कुछ ना कुछ तो लूप होल होता है, और 4 ऑप्शन भी अपने साथ देता है। ये चीज़ ना हम आपको कोर्स में भरपूर सिखाने का कोशिश करते हैं। बनाइए और इसका आंसर कमेंट में दीजिए, ठीक है।
आप जो भी लोग कोर्स में इनरोल है, हर तरीका का सवाल हम आपको बताए हैं, ठीक है। तो ये जो सवाल है बहुत ही आसान है। ट्रिगो में सबसे आसान पोर्शन यही वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला सवाल। इसका कई तरीका का फॉर्मूला भी होता है, आप वहाँ से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एक चीज़ ये भी बताया गया है कि भाई अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का वैल्यू 1 होता है, कब? जब a प्लस बी आपका 90 डिग्री होता है। उसी तरीका से कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b का वैल्यू भी 1 होता है, कब? जब a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए सेम चीज़ है कि नहीं, a प्लस बी, एंगल को जोड़िए 66 24 90, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी 66 24 90, कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर बी 66 24 90, मतलब एक ऊपर एक नीचे 1/1 1। सर इसका वैल्यू क्या आ गया? इसका पूरा वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। एकदम सिंपल सा बात है। अब इधर देखो ध्यान से, ट्रिगो में या हर एक क्वेश्चन में या कोई भी चैप्टर का सवाल हो, आप क्वेश्चन को ना एकदम ध्यान से देखिए कि ये कैसे कैसे डिजाइन किया गया है और बनेगा कैसे। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि सवाल देखे और भिड़ गए, कोस को साइन में बदलने लगे, साइन को कोस में बदलने लगे, चल गया टाइम। ये चीज़ ना प्रैक्टिस से आएगा आपके अंदर, और कोई आपके अंदर ये चीज़ नहीं ला सकता है। आप और आपका प्रैक्टिस, जितना मेहनत उतना सीखेंगे, ठीक है। इधर देखो साइन स्क्वायर 63 है प्लस कोस स्क्वायर 63 इंटू साइन कॉस 63 इंटू साइन 27। अब ध्यान से देखो भाई मेरे, साइन 27 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? देखो तो हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन 27 को हम साइन 90 माइनस 63 लिख सकते हैं। यहाँ से भी इसका भी वैल्यू 1 आएगा, और 1 + 1 इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। ये तो देखते ही लोग मार देगा, लेकिन समझिए। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, मतलब ये क्या हो गया? कॉस 63 डिग्री। और देखो कॉस 63 इंटू कॉस 63 क्या हो गया? कॉस स्क्वायर 63। यहाँ क्या है? साइन स्क्वायर 63 प्लस यहाँ क्या बन गया? कोस स्क्वायर 63। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, और 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी आपका सीधा उत्तर हो गया। ये वो उस टाइप का सवाल है जो बस आपको देखना है, बस आपको देखना है कि भाई 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऑप्शन देखो नंबर में दिया हुआ है, मतलब बनेगा, ठीक है। फिट लॉस के इस आसान से सवाल को जरा समझिए। आप ना इस सवाल को 2 तरीका से बनाने का कोशिश करेंगे। जो पहला तरीका है, जो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले आएगा, वो ये आएगा कि सर इसमें ना x मान लें। सवाल को पहले पढ़ते हैं। कहता है कि किसी वस्तु को 750 में बेचा गया, यदि लाभ इसके क्रय मूल्य का 1/9 भाग हो तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य मान लेते हैं x रुपया, प्रॉफिट हो जाएगा x/9, और x + x/9 को जोड़ेंगे तो भैया 750 मेरा आ जाना चाहिए, और फिर x का वैल्यू आएगा, वो आपका निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के बाद फिर आप x/9 का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आप प्रॉफिट % निकालेंगे। इतना कैलकुलेशन करना होगा बेसिक से। लेकिन सवाल में कितना बढ़िया से एग्जामिनर जो भी सवाल बनाया होगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट से बनाया होगा। बोला है कि 1/9 भाग उसका प्रॉफिट है, किसका? क्रय मूल्य का। 1/9 भाग मतलब 9 रुपया में 1 रुपया उसका क्या है? प्रॉफिट है। 9 रुपया में 1 रुपया उसका क्या है? प्रॉफिट है। तो भाई 100% पे कितना प्रॉफिट होगा? तो सर 100/9%, और यही सवाल का क्या हो जाएगा? सीधा उत्तर हो जाएगा, एक लाइन में। अब बेसिक का बात कर लेते हैं। बेसिक भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप बेसिक से बनाना चाहते हैं तो आप 100 मान के भी बना सकते हैं, आप x मान के भी बना सकते हैं। अगर आप x मान के बनाएंगे तो सर CP मेरा x हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा x/9, और क्रय मूल्य और लाभ को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा सर? सेलिंग प्राइस। ये बात आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। तो यहाँ पे 9x + x 10x/9 = 750।
उसके बाद आप सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे जो कि कॉस्ट प्राइस निकलेगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ गए कि भाई 1/9 भाग फ़ायदा है, मतलब 9 में 1 रुपया फ़ायदा है, तो भाई कितना परसेंट हुआ, तो 100/9% सीधा ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो ऐसा नहीं कि हर एक सवाल को एकदम हाई फाई डिजाइन कर देता है। जैसे अभी बहुत लोग जो है पढ़ाने का जो कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग तो है कि देखिए किसी पे हम सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन मेरा कहना है कि आप ना सिलेबस के हिसाब से कम पढ़ाइए सही चीज़। सिलेबस जिस हिसाब से सवाल अभी पूछा गया है उससे ऊपर लेवल तक आप पढ़ाइए। ऐसा नहीं कि जो पूछा गया है उससे भी नीचे लेवल का आप पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, जहाँ से सवाल नहीं आया है उसको भी आप पढ़ा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, भटकाव वाली बात है। तो उधर आप मत जाइए, सही आकलन जो है अपने आप ही हो सकता है। सवाल को बोलते हैं सीधा कंसेप्ट वाला सवाल। ठीक है, ध्यान से समझिए, 2 लाइन का सवाल है, कंसेप्ट वाला सवाल है। कहता है कि इन ट्रायंगल ABCD इज अ पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट AD बाइसेक्ट एंगल ABC, देन त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि AD एंगल BAC को समद्विभाजित करती है, तो कौन सा कंडीशन सही है। अब इसको समझाते हैं हम आपको। तो भाई तो आपको समझाने के लिए एक ट्रायंगल लिए, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल, चलो ये हम ट्रायंगल ले लिए, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, एंगल आप अपने हिसाब से मान लो। ठीक है, चलो हम इसको माने 70 डिग्री, ये मेरा 70 डिग्री है, इसको मान लिए हम 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, और इसको मान लिए हम कितना बचा, 6 7 13 130, ये हम मान लिए 50 डिग्री। ठीक है, अब बोला है कि कोण A को बाइसेक्ट करना है, समद्विभाजित करना है, और वो करने का काम करेगा कौन, AD। तो A से D ये हमारा 70 था, तो ये 35 में बट गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये मेरा 35 है, ये मेरा 60 है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा सर, तो 35 और 60 95, ये मेरा हो जाएगा 85 डिग्री। ठीक है, ये मेरा 35, अब ये मेरा 85 है, ये मेरा 85 है, तो इधर सर कितना हो जाएगा, इधर देखो दोनों, ये पूरा एंगल 180 का होगा, इधर मेरा 85 का है, तो इधर मेरा कितना हो जाएगा आपका 95 डिग्री। अब देखो ध्यान से, कंडीशन को देखो ध्यान से। पहला कंडीशन है कि AB ग्रेटर देन BD, AB साइड AB जो है BD से बड़ा है। कंसेप्ट समझो, बड़ी कोण की सामने का भुजा बड़ा होता है और छोटे कोण के सामने का भुजा छोटा होता है, और इसका वाइस वर्सा उल्टा भी सही है। बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। अब ध्यान दो, सब इसमें अब 2 ट्रायंगल आपको देखना है, एक ABD और फिर ACD। ठीक है, तो सर 85 इसका सबसे बड़ा कोण है, तो इसके सामने का भुजा AB, ठीक है, ये सबसे बड़ी भुजा होगा, और 35 सबसे छोटा कोण है, और इसके सामने का भुजा BD। तो ये बात सही है कि AB बड़ा होगा BD से। कंसेप्ट है, समझिएगा बात को। अब जरा इसको देखो, CD ग्रेटर देन AC, ये CD कह रहा है कि AC से बड़ा है, नहीं जी, ये 95 सबसे बड़ा कोण है, इसके सामने का भुजा क्या है, AC, तो AC जो है वो बड़ा होगा CD से, ये सच है। BD लेस देन AB, बोल रहा है कि BD जो है AB से छोटा है, ये तो गलत है ना। यहाँ पे आपको बताएं AB BD से बड़ा है, BD बराबर CD, ये भी गलत है। एंगल बाइसेक्टर है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ना कि साइड को। मीडियन रहता तो फिर बराबर बराबर बांट देता। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत मतलब कंसेप्ट वाला सवाल, और ऐसा सवाल ना पूछा गया है, बहुत बढ़िया सवाल है, थेल्स थ्योरम से सवाल है, मतलब मॉडरेट लेवल का सवाल है, बढ़िया सवाल है। और कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है
जिसमें ज्योमेट्री से सवाल पूछा जाता है और इस टाइप का सवाल ना पूछा गया हो। खास करके कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो या एसएससी हो या रेलवे हो, हर जगह ये सवाल हमको देखने को मिला है। इसीलिए ना जो कोर्स को हम लोग डिज़ाइन किए हैं, जो अभी चल रहा है या जो पहले वाला कोर्स है, दोनों अवेलेबल है, जो मर्जी आप ले सकते हैं। ठीक है, सबका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हर एक चीज़ को बताया गया है वहाँ पर। ठीक है, कहता है कि इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू AB इफ CD इक्वल टू x प्लस 3 है और CE इक्वल टू x है, BE इक्वल टू 3x प्लस 4 है एंड AC इक्वल टू 4x प्लस 22 है एंड पॉइंट D एंड E is on the side AC and BC respectively, then x इक्वल टू what? x का वैल्यू पूछा है। त्रिभुज ABC में DE समांतर AB का है, CD का मान दिया है x प्लस 3 और CE का मान है x, BE का मान है 3x प्लस 4 और AC का मान है 4x प्लस 22। कहता है कि और बिंदु D और C क्रमशः भुजा AC और BC पर है, तो x का मान क्या है। फिगर बनाएंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा बन गया जी ट्रायंगल, ये मेरा बन गया ट्रायंगल। ठीक है, और सबसे पहले देखो बोला है कि AB समांतर है DE का, तो हम इसको AB माने, तो ये मेरा ऑटोमेटिक C बन गया। और DE पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ये D AC पे है और CB पे हमारा E है, ये चीज़ दिया है। अब सबका वैल्यू दिया है, उसको ध्यान से लिखो। CD का वैल्यू है x प्लस 3, देखो C से D का वैल्यू है x प्लस 3 और C से E का वैल्यू है x। ठीक है, B से E का वैल्यू है आपका 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 और AC पूरा AC का वैल्यू है, पूरा AC का वैल्यू है वो है आपका 4x प्लस 22। ये पूरा AC का वैल्यू है, ये जो हम कांटा वाला पार्ट बता रहे हैं। ठीक है, इसका वैल्यू है AC, साइड AC का लेंथ है 4x प्लस 22। ठीक है, अब देखो थेल्स थ्योरम कहता क्या है, कहता है कि जब ये दोनों लाइन हमारा पैरेलल है, ये थेल्स थ्योरम है। ठीक है, कहता है कि इनके साइड्स का रेशियो ना बराबर होता है, इनके साइड्स का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब वो कहता क्या है थेल्स थ्योरम, कहता है यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिखेगा, एक CAB और एक CDE। ठीक है, जिस ट्रायंगल के साइड को पहले लिखेंगे सबसे पहले, उसी ट्रायंगल के साइड को पहले लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, थेल्स थ्योरम जो है साइड्स के रेशियो को बताता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखो AC हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC का AC बट्टा इसका लेंगे CD बराबर CB बट्टा इसका लेंगे CE। ये इनका अनुपात बराबर होगा और ये अनुपात कई तरीक़ा से लिखा जाता है, तो जैसा सवाल में दिया हो उसी तरीक़ा से आपको रेशियो भी लिखना होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे हम लिखे हैं CB, ये पूरा साइड, तो इस पूरा साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, x प्लस 3x प्लस 4, मतलब x प्लस 3x 4x प्लस 4 हो जाएगा। बोले सर सही बात है। अब सबके वैल्यू को आप बैठा दीजिए, तभी आपको x का वैल्यू मिलेगा। AC 4x प्लस 22 है अपॉन CD x प्लस 3 है बराबर CB 4x प्लस 4 है अपॉन CE x है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तब जाके x का वैल्यू आएगा। हम आपको कहते हैं कि इसी इक्वेशन में x के वैल्यू को सेटिस्फाई करवाइए ऑप्शन के साथ। x का वैल्यू या तो 4 होगा, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 2 होगा। ठीक है, यही होगा, यही चारों में से कोई एक होगा। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2-3 स्टेप और जाएगा और काफ़ी टाइम लेगा। उससे बढ़िया है कि वैल्यू को सेटिस्फाई करवा दीजिए। तो अगर x का वैल्यू हम 4 लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चौके 16,
16 और 22 आपका 38/7 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? 38/7। इधर भी अगर 38/7 आ गया तब तो मेरा पहला वाला उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 4 चौके 16 और 4 20, 20/4 नहीं हुआ, ये वैल्यू सेट नहीं किया। अगर हम 1 लेते हैं तो सर 22 और 4 26 और यहाँ पे 26/4 हो जाएगा, 26/4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 और 4 8 हो जाएगा, ये भी सेट नहीं किया। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम 3 लेते हैं तो ये 4 तिहाई 12, 12 और 22 34 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 3 6 हो जाएगा। इधर 4 तिहाई 12, 12 और 4 16, ख़त्म हो गया, नहीं हुआ। 16/3 हो जाएगा, ये भी नहीं हुआ। कौन सा ऑप्शन आपका बच गया? सर ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा। x का वैल्यू 2 होगा। आप चाहे तो रख के देख लीजिए। 4 दूना 8, 8 और 22 30, बट्टा 3 और 2 5, बराबर 4 दूना 8 और 4 12, 12/2। देखो 30 को 5 से भागा देंगे 6 आएगा, 12 को 2 से भागा देंगे 6 आएगा। ये रेशियो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ के लिए स्मार्ट अप्रोच आपका यही है कि आप वैल्यू सेटिस्फाई करवा दीजिए, फायदे में रहिएगा और उत्तर भी जल्दी आ जाएगा बिना माथा पच्ची। कहता है कि इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज 80 मीटर एंड एन आर्क सस्टेन एन एंगल ऑफ 126 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग टाइल्स ऑन दिस पार्ट एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर स्क्वायर। एक वृत्ताकार मैदान का अर्धव्यास मतलब उसका रेडियस 80 मीटर है और एक वृत्त चाप केंद्र पर 126 डिग्री का कोण सब्सटेंड करता है, मतलब एक कोण बनाता है। इस भाग पर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल्स लगवाने का खर्चा कितना आएगा? तो भाई सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना होगा कि कितना एरिया पे टाइल्स लगवाना है। तो बहुत ही आसान सवाल है और कई बार आपको ऐसा सवाल बताए हैं। ये हमारा सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस है 80 मीटर, तो भाई 126 डिग्री का कोण बनाता है। ये हम इसको माने 126 डिग्री, ये 80 मीटर, ये 80 मीटर, ये 126 डिग्री, ठीक है। अब इसी 126 डिग्री वाला एरिया पर हमको टाइल्स लगवाना है। इसी एरिया पे हमको टाइल्स लगवाना है, जो प्लस प्लस वाला साइन है ना, इस पूरे एरिया पे हमको टाइल्स लगाना है। कहता है कि सर टाइल्स लगाने में कितना खर्चा आएगा, और 1 मीटर स्क्वायर टाइल्स लगवाने का खर्चा दे दिया है 5 रुपया। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो ये क्या है? वृत्तखंड है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुना πr²। तो थीटा मतलब 126, देखो ध्यान से, 126/360 गुना पाई का वैल्यू 22/7 ले लो, गुना r² 80 गुना 80, 80 गुना 80, r² मतलब 80 गुना 80। इतना एरिया पे हमको टाइल्स लगाना है, यही एरिया पे हमको टाइल्स लगाना है। पूरा 360 डिग्री पे नहीं लगाना है, 126 डिग्री पे इस एरिया पे हमको टाइल्स लगाना है। तो सर ये हमको एरिया निकल गया। अब इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो खर्चा निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखो भाई एरिया है कितना, तो कटम कुटाई चालू करो। 7 से काट दो, 7 कम 7, 5 56, 7 56, 18 बार में 18 दूना 36, 20 बार में 20 चौके 80, ठीक है, 20 चौके 80 4 बार में। ये आपका बच गया 22 चौके 88, 22 चौके 88 गुना 80। इतना मीटर स्क्वायर में हमको टाइल्स लगाना है, ठीक है। तो सर देख लीजिए, 0 8 8 64 का 4, 8 8 64 और 6 70। इस एरिया पे हमको टाइल्स लगवाना है, कहीं मिस्टेक नहीं ना किए। इस एरिया पे हमको टाइल्स लगवाना है, कहीं पे गलत नहीं ना हुआ, ठीक है। तो भाई इतना मीटर स्क्वायर पे हमको टाइल्स लगवाना है और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 5 रुपया है। 5 रुपया पर मीटर, इतना मीटर स्क्वायर पे खर्चा, इतना मीटर स्क्वायर पे 1740 मीटर स्क्वायर पे टाइल्स लगाना है। अब देखो यहाँ आपको यूनिट का खेला भी समझा देते हैं।
1740 मीटर स्क्वायर पे टाइल्स लगाना है और 5 रुपया पर मीटर स्क्वायर, 5 रुपया पर मीटर स्क्वायर मेरा खर्चा है। तो ये हो जाएगा रुपया 5 पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। तो ये मीटर स्क्वायर कट जाएगा, 7 पचे 35,000 और 40 पचे 200, 35,200 रुपया जो है हमें खर्च लगेगा इस एरिया पे टाइल्स लगाने का। ऑप्शन नंबर डी है आपका, ठीक है। तो ऐसा एकदम ये इतना फेमस क्वेश्चन है, इतना फेमस सवाल है कि ये हर लगभग मतलब कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस तरीके का सवाल ना पूछा जाता हो। एकदम हिट सवाल है, सुपर हिट सवाल है, बोले तो एग्जामिनर का फेवरेट सवाल में से एक है इस टाइप का सवाल। कुछ सवाल होता है, देखिए ये चीज़ आप कब समझ पाएंगे, जब हजारों हजार सवालों से आप गुजरेंगे। तो उतना आपको टेंशन नहीं लेना है, बताने के लिए हम हैं कि कौन सा सवाल कैसा है, किस सवाल का वेटेज क्या है, ठीक है। तो ये आसान सवाल में से एक है, एकदम आसान सवाल है, लेकिन इसमें आप गलती कर सकते हैं। पूरी प्रबल संभावना है कि आप इसमें गलती कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक है। कहता है कि 6 रुपये, 3 रुपये, 10 पैसा और 30 पैसा का औसत क्या है। तो भाई औसत निकालने के लिए आप सबको ऐसे जोड़ देंगे, 6 रुपया, 3 रुपया, 10 पैसा और 30 पैसा, और 4 नंबर है तो 4 से भागा लगा देंगे और ये सवाल आपका गलत हो जाएगा। यूनिट को तो सेम रखना होगा ना, औसत एक जैसे चीज़ों का ही तो निकाला जाता है, एक समान चीज़ों का ही तो निकाला जाता है औसत। औसत का एकदम परिभाषा सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ठो रुपया में है और 2 आपका पैसा में है, तो या तो आप सबको रुपया में बदल लीजिए या तो सबको पैसा में बदल लीजिए। ऑप्शन देखिए, रुपया 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 में है, RS रुपीज़ में है। तो तरीका क्या है कि सर सबको पैसा में बदल लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो देखो 6 रुपया मतलब 600 पैसा, 3 रुपया मतलब 300 पैसा, प्लस 10 पैसा प्लस 30 पैसा, इधर 30 और 10 40 पैसा, 600 और 300 900, 940 पैसा। 4 संख्या है, 4 से भागा दे देंगे, यही ना है। मतलब ये जो औसत आएगा वो पैसा में आएगा, कट जाएगा, ज़रा ध्यान से देखो, कट जाएगा। 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 4 पच्चे 20, 235 पैसा इसका औसत आएगा। अब ये 235 पैसा है, इसको रुपया में बदलने के लिए 100 पैसा से भागा लगा देंगे तो 2.35 रुपीज़ किधर है, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर। मतलब कभी कभी ना मज़ा ले लेता है आपका कि देखें आता है कि नहीं आता है बच्चा सबको, तो आता है बच्चा सबको। डिस्टेंस का मैक्सिमम सवाल, मतलब लगभग सारा का सारा सवाल रेशियो मेथड से आपका बहुत ही आसानी से बन जाता है। जैसे कि ये सवाल कहता है कि अ ट्री हैज़ ब्रोकन इन द स्टॉर्म, द टॉप ऑफ दैट ट्री इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द ग्राउंड लेवल एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम इट्स रूट इज 50 मीटर्स, द हाइट ऑफ द ट्री वाज। पेड़ का ऊंचाई कितना था, पेड़ का ऊंचाई कितना था। एक पेड़ आंधी में टूट गया, उसका शीर्ष भूतल से 45 डिग्री के कोण पर टिका है और उसकी दूरी जड़ से 50 मीटर की ऊंचाई 50 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई कितना था, भाई पेड़ कितना ऊंचा था। तो मान लेते हैं देखो कि पेड़ ना, देखो पेड़ ऐसे पूरा खड़ा होगा, ठीक है, ज़मीन पर। अब आंधी आया और यहाँ से ऐसे टूट के गिर गया ज़मीन पर, और जब टूटा ज़मीन पे गिरा तो 45 डिग्री का कोण बनाया, ये हमारा 90 डिग्री है। और यहाँ जड़ से शीर्ष का जो दूरी है वो आपका 50 मीटर है। यही चीज़ दे रखा है, पूछा है कि पेड़ का ऊंचाई कितना है। तो अब पेड़ का ऊंचाई यहाँ से यहाँ और ये इन दोनों को, ये हाइपोटेनस और इस परपेंडिकुलर को जोड़ेंगे तब जाके पेड़ का पूरा हाइट मिलेगा यहाँ से यहाँ। बोले सर बहुत सही बात है, यही वाला भाग ना, इतना ही ना पेड़ ऊंचा है, माना कि भाई यहाँ तक पेड़ मेरा था, अब ये वाला भाग टूट के यहाँ पे लटक गया ज़मीन पर। तो देखो रेशियो को थोड़ा समझा देते हैं। 45 डिग्री के केस में जब 45 डिग्री का केस बनता है, ठीक है, 45 डिग्री है तो यहाँ भी 45 डिग्री है। बराबर भुजा के आमने सामने का कोण बराबर, तो
ये जो दोनों भुजा होगा ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये 1 है तो सर ये भी 1 होगा, और ये 1 है तो हाइपोटेनस कितना, √2 होगा। 1:1:√2। लंब 1 है, आधार 1 है, तो सर कर्ण कितना, √2 होगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर दो। सर ये हमारा 50 मीटर है तो ये भी 50 मीटर होगा, क्योंकि 45 डिग्री का है तो ये दोनों साइड क्या होगा, बराबर। यहाँ भी 45 डिग्री ही तो होगा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। अब ये 50 है, ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50√2 मीटर। यही वाला हिस्सा ना टूटा है, तो 50 मीटर और 50√2 मीटर दोनों को जोड़ेंगे। 50 + 50√2 मीटर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही ना इतना ही ऊंचा ना मेरा पेड़ होगा गुरु। तो यहाँ से 50 कॉमन लेंगे तो 1 + √2 मीटर। 50 × 1 + √2 मीटर किधर है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ना 10 लगाना है, ना कोट लगाना है, ना सेक लगाना, कुछ नहीं लगाना है, सीधा रेशियो मेथड से उत्तर आपका आ जाता है। ये कोई ट्रिक नहीं बता रहे आपको, कंसेप्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है, ये बेसिक है, ये चीज़ बेसिक है। ये कोई ट्रिक आसमान से, ये कोई ट्रिक है ही नहीं, ये बेसिक है। जो बोलते हैं कि हम आपको एक बहुत बड़ा ट्रिक बता रहे हैं, शानदार ट्रिक, ये ट्रिक नहीं, ये बेसिक है। 45 डिग्री के केस में बराबर कोण के आमने सामने का भुजा बराबर, या बराबर भुजा के आमने सामने का कोण बराबर, तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होगा, मतलब लंब और आधार दोनों बराबर होगा। तो ये हम इसको 1 माने तो ये भी हमारा 1 है, तो हाइपोटेनस मेरा क्या हो जाएगा, √2। तो यही रेशियो ना लगेगा। 1 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 50। 1 का वैल्यू कितना है, 50, तो ये भी होगा 50। तो ये कितना हो जाएगा, 50 × √2। दोनों को जोड़ दिए तो भैया 50 × 1 + √2, पूरा पेड़ का ऊंचाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक पेड़ आपका ऊंचा था। एकदम आसान सवाल है, और हाइट एंड डिस्टेंस को आप इसी मेथड से बनाइएगा तो सारा का सारा सवाल आपका बन जाएगा। देख लेते हैं, एकदम आसान सवाल है। देखिए कैसा कैसा सवाल पूछा जाता है और इन पे नज़र रखिए। और एक बात ये भी मान लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइप का मॉडरेट सवाल पूछा जाएगा। अब सीन सिचुएशन सब बदल रहा है धीरे धीरे, तो बढ़िया लेवल पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग चैलेंजर सीरीज़ लेके आ रहे हैं, मज़ा आएगा उसमें, एक से एक सवाल रहेगा। कहता है कि अ सिलेंडर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ कोन विथ सेम रेडियस, फाइंड द % इंक्रीज इन हाइट। एक शंकु सिलेंडर को पिघलाने से बनता है और उनकी त्रिज्या समान है, ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। देखो, एक शंकु बनाते हैं सिलेंडर को पिघला के, तो ये बात यहाँ पे समझ में आ गया कि जो आयतन, जो वॉल्यूम सिलेंडर का था वही वॉल्यूम आपका कोन का होगा, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, क्योंकि एक को पिघला के दूसरा बनाया है। ठीक है, विदाउट द वेस्टेज, ऐसा सवाल में कोई भी बर्बादी नहीं होता है मैटर का, जितना पिघला फिर उसी से एक नया वस्तु बना। रेडियस दोनों का समान है। कहता है कि तो ऊंचाई में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, मतलब सिलेंडर का हाइट से शंकु का हाइट अब कितना % ज़्यादा रहेगा, ये पूछा है। ठीक है, तो भाई सिंपल सा बात बताओ कि सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, और यही वॉल्यूम किसका होगा, कोन का। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई, दोनों का रेडियस समान है, और कोन का हाइट मान लिए h1, कोन का हाइट मान लिए h1, सिलेंडर का हाइट मेरा h है। ठीक है, दोनों का आयतन बराबर है। ध्यान से देखो, पाई से पाई तो मेरा उड़ गया ना, r² से r² गया, h बराबर h1/3, मतलब हम लिख सकते हैं 3h बराबर h1। अब h1 किसका ऊंचाई है, तो सर जो हम नया कोन बनाए हैं ना उसका ऊंचाई है, और 3h और h किसका ऊंचाई है, तो सर सिलेंडर का। अब देखो, सिलेंडर के ऊंचाई का 3 गुना है कोन का ऊंचाई, 3 गुना है ना, 3 गुना हो गया, मतलब 2 गुना बढ़ा, और 2 गुना बढ़ा मतलब 200% बढ़ा, सीधा उत्तर आ गया। कुछ कर रहे थे, नहीं समझ में आया होगा बहुत लोग को। भैया देखो, यहाँ से हम आपको रेशियो बता देते हैं। यहाँ से हम अगर रेशियो निकालें h/h1 तो ये क्या हो जाएगा,
h को h1 के नीचे में ले आए तो ये 1/3 नहीं हो जाएगा। मतलब से पहले वाला ऊंचाई 1 था तो अब ऊंचाई कितना 3 हो गया। सर 2 बढ़ गया ना, कितना में 1 में, तो परसेंट के लिए 100%। सर 200% वृद्धि नहीं हुआ। पहले आपके पास 1 रुपया था, अब 3 रुपया हो गया, तो कितना बढ़ गया? तो भाई 200% वृद्धि हुआ, 200% वृद्धि हुआ। यही सवाल था। ये सवाल भी हो जाए, बहुत आसान सवाल होता है इलेक्शन वाला। अभी तक 2 उम्मीदवार वाला सवाल पूछा जाता था, लेकिन हम बहुत सारा सवाल देखे हैं जिसमें 3 उम्मीदवार और 4 उम्मीदवार से भी सवाल पूछा गया है। हालांकि सवाल बनाने का तरीका सेम है, लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा लेंदी बना देता है। पहला उम्मीदवार को इतना मिला, दूसरा उम्मीदवार को इतना वोट मिला, चौथा उम्मीदवार को इतना % वोट मिला, ऐसे सवाल बनाता है। तो वो सब ना चैलेंजर सीरीज में आपको करवाएंगे, ठीक है। कहता है कि अजिताभ और अमिताभ एक चुनाव लड़ते हैं। अजिताभ को 59% और 44,400 वोटों के अंतर से जीत मिली। कुल वोट की संख्या कितना है? बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। ऐसा में आपको ज़रा सा भी लोड नहीं लेना है। देखो अजिताभ है और अमिताभ है, तो सर जो अजिताभ है, अजिताभ और अमिताभ, एकदम आसान सवाल है, ठीक है, लोड नहीं लेना है। अजिताभ को 59% वोट मिला, तो आप ही बताइए टोटल वोट कितना होगा? 100%। तो अजिताभ लेके आया 59, तो अमिताभ के पास कितना गया होगा? 49%, ठीक है। और कहता है कि जो अजिताभ है वो 14,400 वोट के अंतर से जीता। मतलब अजिताभ जितना वोट लाया और अमिताभ जितना वोट लाया, दोनों के वोट को घटा दिए तो 14,400 वोट अजिताभ के पास ज़्यादा आया। यहाँ पे देखिए परसेंट में अजिताभ कितना ज़्यादा लाया, तो आप कहेंगे सर 18% वोट अजिताभ ज़्यादा लाया। अगर हम आपसे पूछें कि अजिताभ कितना % वोट से जीता, तो आप कहेंगे सर 18% वोट से जीता है ये। अगर हम आपसे ये पूछें कि अजिताभ कितना वोट ला के जीता, तो आप कहेंगे सर 14,400 वोट ला के जीता, या 14,400 वोट के अंतर से जीता। इसका मतलब ये हुआ बंधु कि 18% बराबर 14,400 वोट हुआ। ये तो बात समझना होगा, दोनों चीज़ बराबर है। 18% बराबर 14,400 वोट। तो सर 1% बराबर 18 8 144 800 वोट, और 100% बराबर 2 जीरो और लगा दीजिए, मतलब टोटल 80,000 वोटर या 80,000 वोट्स जो है था। टोटल वोटर लोग 80,000 था, उसमें से 59% लोग इसको वोट दिए, 41% लोग इसको वोट दिया। ये भी पूछ सकता था कि भाई इसको कितना वोट मिला, अमिताभ को कितना वोट मिला, या इसको कुल वोट कितना मिला। आसानी से निकल जाएगा यहीं से। अगर हमसे ये पूछ देता कि भाई अमिताभ को कितना वोट मिला, तो सर 41%। सर 1% का वैल्यू कितना? 800 वोट है ना, 800। तो सर 41% को इसी को 800 को 41 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 800 को 59 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अलग अलग सबका निकल जाएगा। तो ये था आपका आज का लेक्चर नंबर 4। कल मिलेंगे लेक्चर नंबर 5 में। कुछ आज विशेष सवाल हमको नहीं दिखा, 5-10 सेट जो भी देखे हम, और भी सवाल है जिसको हम लोग 5 6 7 8 9 10 में कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक